हेलो दोस्तों, कुंदन इंडिया रेलवे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो आज दोस्तों बात करेंगे कि आप लोग को जो कि क्लास स्टार्ट किए थे एनसीईआरटी 10th क्लास जो कि साइंस का, तो उसका नेक्स्ट वीडियो का पार्ट 2 में बात करेंगे दोस्तों। कल पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि पार्ट 1 पढ़ाए थे आप लोग को रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, तो आज पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मैं पूरा आज उसका रासायनिक अभिक्रिया जितना भी आज चैप्टर है पूरा ख़त्म कर दूंगा, जितना भी पेज है उसका। तो आज पूरा उसका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, और पूरा गाइडलाइंस भी दिए हैं, तो और सारे वीडियो आप लोग जाके देखिएगा, आप उसमें आप लोग को पूरा समझ आएगा। तो और आज आप पार्ट 2 बनाएंगे जो कि पूरा आज चैप्टर ख़त्म हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पार्ट 2 नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग को पूरा कंटिन्यू रहना है दोस्तों। और हमेशा आप लोग को आईडी कार्ड दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं देख लेंगे, आज भी आईडी कार्ड आप लोग को दिखाते हैं। तो ये आईडी कार्ड है, रेलवे का आईडी कार्ड है, देख रहे होंगे आप लोग को। तो ये आईडी कार्ड आप लोग को क्यों दिखाते हैं, आप लोग को हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश मैं करता हूँ, ताकि आप लोग मोटिवेट हो। क्योंकि जब भी मैं भी तैयारी करता था लगता था कोई मोटिवेट करे तो मैं फिर पढ़ने में मन लगेगा, उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा पढ़ूंगा। इसी कारण आप लोग को ये आईडी कार्ड मैं दिखाता हूँ, ताकि आप लोग पढ़े 1-2 घंटा ज़्यादा और पढ़े, मोटिवेट हो, आप लोग भी सिलेक्शन लो। तो हमेशा ये आईडी कार्ड आप लोग को इसी कारण मैं दिखाता हूँ कि आप लोग मोटिवेट रहें, अब पॉजिटिव रहे और तैयारी करें, आप लोग का भी सिलेक्शन जरूर होगा। तो कंटिन्यू में वीडियो बने रहिएगा दोस्तों। आप लोग को पार्ट 2 आज मैं रासायनिक अभिक्रिया पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो फिर नेक्स्ट चैप्टर का आएगा। तो चलते हैं, मैं वीडियो शुरू करता हूँ। और हमेशा आप लोग को मेहनत करना है और हमेशा तैयारी करना है अच्छे से, ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो। तो दोस्तों आप लोग जो भी स्टूडेंट ले होंगे तो उसको बता दूँ, न्यू भी जितना भी स्टूडेंट होंगे तो उसको मैं बता दूँ कि ये 10th का एनसीईआरटी साइंस है दोस्तों, कि जो कि एनसीईआरटी साइंस है। और इसका पार्ट 1 में रासायनिक अभिक्रिया का जो कि पार्ट 1 वीडियो में बना दिया हूँ। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हूँ चैनल पे जाके पूरा देख लीजिएगा आप। और ये पार्ट 2 वीडियो है दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा उस दिन ये मैं यहाँ तक पढ़ा दिया था। तो इसका नेक्स्ट पेज आज से पढ़ाता हूँ, ताकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एक भी पेज मत छोड़िएगा। क्योंकि यहाँ से एकदम हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन क्यों 3-4 क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों, एक एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम लो यहाँ से रासायनिक के लिए फिक्स है। तो आज नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ आप लोग को लेके। तो नेक्स्ट पे पार्ट 2 देख रहा हूँ, ये है पार्ट 1 उस दिन। ये एलपी के लिए भी है, टेक्नीशियन के लिए भी है, ग्रुप डी के लिए भी है, एनटीपीसी के लिए भी है। आप लोग ये टेंशन मत लीजिए कि आप लोग सब के लिए ये एनसीईआरटी साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बुक रहता है दोस्तों। आप लोग इसको एक पेज भी मिस मत कीजिएगा, एक लाइन भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हर यूट्यूब पे आप लोग को ये क्लास नहीं मिलेगा। तो एक एक बात मेरे को आप समझना, आपको बुक में जैसे मैं लिखा हूँ उस तरह ही आप लोग को लिखना है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो रहता है दोस्तों, आप लोग अच्छे से पूरा देखिएगा। तो आज ही मैं एक वीडियो बना हूँ, जो जितना भी सारे स्टूडेंट कमेंट किए थे उसका सारा का आंसर मैं दिया हूँ। जितना भी कमेंट आप लोग का प्रॉब्लम था उसका सब लाइव कमेंट दे पढ़ के मैं आप लोग का आंसर दिया, तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। तो आज का पेज यहीं से रहेगा दोस्तों, आज का पेज यहीं से रहेगा। ये नेक्स्ट पेज है, तो आप लोग को यहाँ से आप लोग को पढ़ना है। संयोजन अभिक्रिया चालू था, आप लोग को याद ही होगा। तो उसमें क्षेपीय अभिक्रिया क्या क्या हो गया, प्राकृतिक दहन जो कि दहन हो गया, और शोषण हो गया, साग सब्जी हो गया। आप लोग के आगे ये पूरा लिखा हुआ है, तो आप लोग को ये इंपॉर्टेंट है, पूरा आप लोग को देखना है। देख रहे होंगे कि ये संयोजन अभिक्रिया कैसे हुआ, जल ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल का निर्माण होता है। ये तो आप लोग को दे देगा क्वेश्चन में इस तरह लिख के कि आप लोग को ये, तो आप लोग हर बात को समझना है, नहीं तो आप लोग को यहाँ एनसीईआरटी में गलती हो जाएगा। नहीं देख रहे होंगे इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को दे देगा। मान लीजिए H2O तथा O2 से जल का निर्माण, लेकिन ये जल का निर्माण हुआ, ये संयोजन अभिक्रिया है, लेकिन इसको संतुलित करने दे दिया। तो कैसे आप संतुलित कीजिएगा, क्योंकि देख रहे होंगे कि ये जल का निर्माण करने के जल का फार्मूला क्या आता है, H2O होता है। यहाँ H2 हाइड्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन कीजिएगा, तो यहाँ पे तो H2O बन नहीं रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन तो एक ही हो रहा है। तो इसी कारण यहाँ इसको संतुलित करने देता है। देख लीजिए मैं लिख दिया हूँ, संतुलित करने दे देगा। तो आप लोग को ये सब बात पे पूरा अच्छे से ध्यान देना है, नहीं तो गलती। तो यहाँ 2H2O 2 लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन में, और ऑक्सीजन O2 रहेगा, तब यहाँ पे 2H2O बनेगा। हाइड्रोजन देख रहे होंगे यहाँ पे 4 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है। तो ये संतुलित हो गया दोस्तों। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को दे देगा, तो इस सब क्वेश्चन को याद रखना है। और नेक्स्ट में क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आप लोग को ये आप लोग का संयोजन अभिक्रिया हो गया, कैसे बनता है, तो आप लोग को ये पढ़ लिए होंगे। अब नेक्स्ट में चलते हैं कि
अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई, इसमें अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, यहाँ देखिएगा ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, पूरा यहाँ पे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। आप लोग को कहीं कन्फ्यूज नहीं होना है, पूरा डिटेल में आप लोग को बताएंगे ताकि आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग को दिया जाता है, जो भी बोल रहा है कि अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, इसमें अभिक्रिया गर्म हो जाता है। अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो, कोई भी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो ऊष्माक्षेपी, और जो भी ऊष्मा लेता है उसका ऊष्माशोषी, ये आप लोग को मालूम ही होगा क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वगैरह, उसका उदाहरण देख रहे होंगे, उदाहरण इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल एक एक चीज़, इसका जो भी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल, उसको आप लोग को याद करना ही करना है। देख रहे होंगे मैं BBI लिख दिया हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देख रहे होंगे नंबर 1, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन हो गया, ये CNG होता है। CNG का मुख्य घटक आप लोग का मीथेन होता है, ये मैं लिख दिया हूँ ताकि रिवीजन, ये एनसीईआरटी बुक क्यों लिया जाता है, तुरंत रिवीजन करने के लिए। फॉर जैसे ही एग्ज़ाम डेट आता है या कुछ भी आता है, या आप लोग को एग्ज़ाम से कहीं भी टेस्ट मारना रहता है, तो ये तुरंत रिवीजन कर दिया जाता है फास्ट एकदम। तो इसके लिए इसको मैं पूरा पेंसिल से लिख दिया हूँ, तो आप लोग भी लिख सकते हैं। अब ये मीथेन हो गया, CH4 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 बनाया, और ये जल का निर्माण, ऊर्जा भी ये दिया। तो ये ऊर्जा दिया, तो इसके कारण ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। देख रहे हो, क्या आप जानते हैं कि शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो शोषण को भी आप याद रखना है आप लोग को। शोषण एक कैसा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को देख रहे होंगे पिछला ग्रुप डी में भी 2022 में ये आया होगा, आप लोग मिला के देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर। तो ये शोषण पूछ लेगा कैसी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि अब मैं एक टीचर नहीं हूँ, मैं एक सिलेक्टेड स्टूडेंट हूँ, जो कि आप लोग को बताऊंगा। ये पूरा एनसीईआरटी एक एक वर्ड मैं नहीं पढ़ूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं उसी को बताऊंगा। आप लोग को ये बात हमेशा ध्यान रहता है। यदि मुझे कहीं भी गलती होता है तो मैं छोटे भाई समझ के मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं उतना बड़ा टीचर नहीं हूँ, मैं थोड़ा सेलेक्टेड स्टूडेंट हूँ। जो मैं पढ़ाऊँ उसका एक्सपीरियंस मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो कहीं भी गलती होता था उसे क्षमा कर दीजिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड है वही मैं पढ़ाऊँगा, पूरा इस तरह का मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ताकि आप लोग का भी समय बचे और मेरा भी समय बचे। तो आप देख रहे होंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट को टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। आप लोग तो मालूम ही होगा, कार्बोहाइड्रेट को टूटने से क्या होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। जैसे चावल हो गया, आलू हो गया, ब्रेड हो गया, इसको टूटने से क्या प्राप्त होता है, ये ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा उत्पन्न करता है। बोलेगा कि ग्लूकोज हमको किससे मिलकर ऊर्जा उत्पाद होता है, तो हमारे शरीर में किससे मिलकर ऊर्जा उत्पाद करता है, तो ऑक्सीजन से मिलकर आप लोग को ये ऊर्जा प्राप्त करता है। तो आप एक नाम शोषण है, जिसका अध्ययन अध्याय 6 में करेंगे। तो ये बताया है, देख रहे हो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, आप लोग को मालूम होगा। और ये किससे अभिक्रिया किया, तो ये ऑक्सीजन से 6O2 से अभिक्रिया किया, तो ये क्या बनाया, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और जल बनाया और ऊर्जा उत्पन्न किया। तो ये अभिक्रिया आप लोग को याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ किससे मिला, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया। यहाँ ऐसे आप लोग फार्मूला भी देखिएगा। ग्लूकोज हमारे शरीर में कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर थे, ऑक्सीजन मिला तब तो ये ऊर्जा उत्पन्न किया। तो आप लोग को ये पूरा रिएक्शन याद रखना है। तो नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साग सब्जियाँ जो भी है वनस्पति द्रव का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। ये कैसा अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग को ये पूरा एग्जाम्पल याद ही रहना चाहिए पूरा मुँह पे। उसके बाद ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया 3 उदाहरण दे दिए, तो आप लोग को पूरा याद करना है। उसके बाद वियोजन अभिक्रिया को ये अपघटन अभिक्रिया करते हैं। तो इसका नेक्स्ट पेज में चलते हैं, वियोजन अभिक्रिया चालू होगा, जो कि अपघटन अभिक्रिया ही होता है। देख रहे होंगे कि ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों। क्या आप ध्यान दीजिएगा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ। सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। देख रहे होंगे कि ये पे रिएक्शन दिया गया है, जो कि फेरस सल्फेट है 2FeSO4 प्लस उष्मा दिया है। यहाँ पे क्या दिया, उष्मा दिया है। तो क्या बना, फेरिक ऑक्साइड। एक दिन आप लोग को बताए थे, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बना है। क्या बना है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को मैं बता दूँ, ये 2022 में कम से कम
कम से कम 90 शिफ्ट मानिए एग्जाम हुआ है ना, 90 शिफ्ट, उसमें 80 शिफ्ट में कम से कम पूछा, कम से कम मिनिमम पूछिए, अधिकतम तो 90 में के 90 में ही पूछा गया था। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखिए 2022 में पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था ये भी मैं लिख दिया था। देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा था, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या बनेगा, ये पूछता है। हीट दिया है तो क्या बनेगा, तो आप लोग को देखेंगे गैस पूछता है, ये गैस कौन सा बनेगा, तो आप लोग देखते हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हरे रंग में, कैसा हरे रंग में परिवर्तन हुआ और सल्फर के दान से उत्पन्न अभिलाषण गंध को भी आप सुन सकते हैं। तो ये हरे रंग का पूछ लेगा, कैसे रंग पूछेगा तो हरे रंग का बोलेगा, क्रिस्टल सल्फेट बना। उसके बाद देखिए ये कैसा अभिक्रिया है, ये वियोजन प्लस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया वियोजन प्लस ऊष्माक्षेपी, क्योंकि ऊष्माक्षेपी नहीं दोस्तों सॉरी ऊष्माशोषी, क्योंकि यहाँ ऊष्मा दिया हीट दिया है तब ये जाके रिएक्शन बना है। तो वियोजन और ऊष्माशोषी अभिक्रिया दोनों है। उसके बाद देखिए कि एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, ये एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट पूछेगा कैसा होता है, इसे हरा कसिम भी कहता है और ये हरे रंग में परिवर्तन होता है। तो इसी कारण ये में क्वेश्चन पूरा अच्छा क्वेश्चन है। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4 7H2 है, इसे हरा कसिम भी बोलते हैं। क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 और SO3 ये क्या है, गैस है। तो पूछता है कि गैस क्या क्या गैस बनता है, जब पूछ देगा कि फेरस सल्फेट से जब हीट दिया जाता है तो कौन कौन सा गैस बनता है, तो आप लोग को ये गैस दोनों याद रखना है, SO2 तो SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, ये आप लोग को पिछला वीडियो में बताए थे। अनेक उपयोग में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में भी होता है, उसमें द्वारा वियोजन अभिक्रिया को उसमें वियोजन कहते हैं। देख रहे होंगे ये चूना पत्थर हो गया COC3, जिसको संगमरमर का भी रहता है। इसका हीट दिया, हीट देने के बाद क्या होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड का, और ये क्या हो गया CO2 में टूट गया, तो ये क्या हुआ, एक उत्पाद था और ये टूट गया, टूटने से क्या अपघटन अभिक्रिया, ये अपघटन अभिक्रिया भी है। लेकिन इसके अपघटन के साथ क्या है, देखिए ऊष्मा यहाँ पे दिया तब टूटा है, तो इसीलिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी है। तो ये पूछ लेगा कैसा अभिक्रिया, तो ये कभी अपघटन अभिक्रिया, यदि ऑप्शन में रहता अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा, यदि ऑप्शन में रहा दोनों तो आप लोग को दोनों मारना है, ये ध्यान रखना, अपघटन और ऊष्माक्षेपी दोनों। ये भी इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है दोस्तों, देखें 2022 में ही पूछा था। ये जितना भी इम्पोर्टेंट, ये पूरा इम्पोर्टेंट है एकदम, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग को रहता है। तो मैं बता देता हूँ, ये जो भी NCERT पढ़ता है उसका एक बार में सिलेक्शन होता है, आप ध्यान रखिएगा। इसी कारण मेरा भी एक बार में सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट बार में ही रेलवे का एग्ज़ाम में निकाला हूँ। देख रहे होंगे कि ये लेड नाइट्रेट 2PbNO3 के होल राइज 2 हो गया। उसके बाद ये तापन दिया, फिर क्या किया, लेड ऑक्साइड बना, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और प्लस ऑक्सीजन बना। उसके बाद ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या लिखा गया, भूरे रंग का धुआं, भूरे रंग का, यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आप लोग को एक बार समझाता हूँ कैसे पूछता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का गैस कौन है, पूछ लेगा भूरे रंग का गैस कौन है। उसके बाद गैस दे के पूछ लेगा उसका रंग कैसा है, भूरे रंग है। तो ये सब क्वेश्चन NCERT में पूरा डीप से पूछता है, ये सब आप लोग को ध्यान रखना है। तो भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, पूछ लेगा भूरे रंग का धुआं कौन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी देख के पूछ लेगा कैसा रंग है, तो भूरे रंग का, और ये आप लोग का कभी रिएक्शन दे देता है, तो आप लोग को पूरा ये रिएक्शन भी याद रखना है। अभिक्रिया इसका हो गया, तो ये पूछ लो क्वेश्चन किस तरह पूछता है मैं बता ही दिया। अब फिर नेक्स्ट में चलता हूँ, थोड़ा जल्दी पढ़ा देता हूँ दोस्तों। ये कभी कभी आप लोग को फिगर दे देगा, इसी कारण ये फिगर में बता देता हूँ। देख रहे हो पानी में ऊर्जा जो करंट लगता है उसके बारे में बता रहा हूँ। जल का विद्युत अपघटन अभिक्रिया जो पूछ लेता है कभी कभी, तो इसके बारे में बताता हूँ। ये देख रहे होंगे जल का विद्युत अपघटन अभिक्रिया, इसका मैं रिएक्शन समझा देता हूँ। पानी में ऊर्जा करंट दिया, जैसे जल का H2O हो गया, तो ये इसको टूटेगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। कैसा टूटेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूटेगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूटने के बाद ये जल विद्युत अपघटन, विद्युत है तो यहाँ तो कुछ होगा ही, तो हाइड्रोजन पे कैथोड रहता है और ऑक्सीजन पे एनोड रहता है। हाइड्रोजन कहाँ रहता है, कैथोड पर रहता है, ऑक्सीजन कहाँ रहता है, एनोड पर रहता है।
उसके बाद देख रहे होंगे कि क्या यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, तो इस तरह का अभिक्रिया ये बनेगा, इस तरह का अभिक्रिया बनेगा। कभी कभी ये जल विद्युत अपघटन अभिक्रिया देगा, तो इस तरह आप लोग को लिखना है। पूछ ले हाइड्रोजन किस पे रहता है, तो कैथोड पे रहता है, और ऑक्सीजन किस पे रहता है, तो एनोड पे रहता है। इतना ही पूछेगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पूरा, आप लोग देखते होंगे। ये 2022 में देखिए पूछा गया, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका मैं बता दूँ कि ये कभी कभी ये इस तरह का फिगर भी दे देगा, आप लोग को ध्यान रखना है। सूर्य का प्रकाश देख रहे हैं, सूर्य के प्रकाश के में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है। आप लोग देखे होंगे प्रीवियस यदि पढ़े होंगे तो पूरा कितना क्वेश्चन ये इस बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखें, सूर्य के प्रकाश जैसे ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया। जैसे सूर्य का प्रकाश दिया तो क्या बना गया, ये सिल्वर और क्लोराइड में अलग हो गया, तो ये क्या होगा, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो इसमें पूछेगा कि किसके देने बाद ये अपघटन में टूट गया सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड किसको, सूर्य के प्रकाश को देने पर टूट गया। उसके बाद देखिए आप लोग को यहाँ मैं समझाता हूँ। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग बुझ ले कैसा रंग, श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। पूछे कैसा रंग हो जाता है, जो धूसर रंग का हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट। प्रकाश की उपस्थिति में पूछे किसके उपस्थिति में, तो प्रकाश की उपस्थिति। सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। कैसा, पहले ऐसा क्यों होता है, तो सिल्वर तथा क्लोरीन को क्या हो गया, वियोजन या अपघटन हो गया। तो वियोजन या अपघटन के कारण ये क्या हो जाता है, इसका दूसरा रंग हो जाता है प्रकाश की उपस्थिति में। तो आप लोग को ये पूरा अच्छा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को ये समझ लीजिएगा। प्रकाश अपघटन का ये एग्जाम्पल हो गया। देख रहे सिल्वर ब्रोमाइड भी हो गया, सूर्य का प्रकाश देने बाद क्या हो गया, ये सिल्वर और ब्रोमाइड में अलग हो गया। तो इसमें भी कैसे हो गया, श्वेत का इसको इम्पोर्टेंट है ये, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है मैं बताता हूँ। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में देखा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसके कारण मैं बताता हूँ। ब्लैक एंड वाइट हो गया कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का होता है ब्लैक एंड वाइट। तो आप लोग को ये श्वेत बोलेगा, श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड का। नेक्स्ट देखिए क्या है, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा क्या क्या लगा, उष्मा प्रकाश भी लगा देख रहे होंगे अभी, तथा विद्युत भी लगा, जो मैं बताऊँ विद्युत जो जल जो टूटा, तो इसमें क्या क्या लगा, वियोजन अभिक्रिया टूटने के लिए क्या क्या लगा, तो इसको मैं बता दूँ। उष्मा लगा, प्रकाश लगा, देखते होंगे विद्युत लगा, जो कि एनोड और कैथोड पर आवश्यक होती है। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये उष्मा बोल देगा, जिन अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषित होता है उसे कैसे बोलते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो जिसमें उष्मा का जरूरत पड़ता है टूटने के लिए तो उसको उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। फिर चालू हो गया दोस्तों, तो विस्थापन अभिक्रिया फिर यहाँ से चालू होगा। तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी देख लेते हैं। ये कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे के कील, ये दिख रहे होंगे यहाँ पे रखा गया। तो आगे नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो यहाँ देखना, लोहे के कील का रंग भूरा क्यों हो गया तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मिलन क्यों पड़ गया। तो देख रहे होंगे कि ये लोहे हो गया, Fe हो गया, कॉपर सल्फेट CuSO4 हो गया। तो इसको जुटने से क्या बन गया, आयरन सल्फेट यानी FeSO4 बन गया। इसी कारण हरा होता है, क्या होता है, इसी कारण पूछ लगा कि लोहे के कील का रंग भूरा क्यों हो गया, तो कॉपर सल्फेट का विलयन का नीला रंग मिलन क्यों हो गया, तो इसी का कारण ये हरा होता है। तो इस अभिक्रिया में क्या हो गया, लोहे आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित किया। तो बोलेगा किसको विस्थापित किया, तो देख रहे हैं कि लोहे जो है, ये लोहा जो है दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट हो गया कि विलयन से विस्थापित कर दिया। विलयन से विस्थापित करके किसको किया, विस्थापित कर दिया कॉपर को, और ये कहाँ पे लोहा जाके वहाँ पे सट गया। तो देखना आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया। तो पूछेगा किसको विस्थापित किया, तो कॉपर को यहाँ विस्थापित किया कॉपर सल्फेट से, और कौन विस्थापित किया, लोहा यानी आयरन। तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित कर देना। जैसे कॉपर सल्फेट था तो कॉपर को अलग कर दिया, लोहा जाके सट गया, तो इसको क्या हो गया, विस्थापन हो गया। इस तरह ट्रिक लगा के याद रखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे ZN हो गया, CSO4 कॉपर सल्फेट, तो ZNSO4 जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर को फिर यहाँ पे अलग कर दिया। तो इस तरह का अभिक्रिया याद कर लीजिएगा। ये सब जितना भी एग्जाम्पल है इम्पोर्टेंट है। और जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा में अधिक क्रियाशील तत्व है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा में, इसी कारण इसको अभिक्रिया इसको एथिकल, जिंक और लेड जो भी है कॉपर की अपेक्षा में क्या है, ये अधिक अभिक्रियाशील है।
उसके बाद आप आगे नेक्स्ट आगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या हुई, जो दो जगह से उसको अलग अलग कर देगा, इसी कारण इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट NO2SO4 हो गया, बेरियम क्लोराइड आ गया तो इसको क्या किया, बेरियम सल्फेट बन गया। बेरियम क्लोराइड था जो कि बेरियम सल्फेट, इसको सोडियम को हटाया, फिर यहाँ पे बेरियम को हटा के क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड यहाँ पे जाके बन गया। तो इस तरह का द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। जैसे श्वेत रंग का देखना पे यहाँ पे क्या लिखा है, श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है। इस अविलय पदार्थ को अपक्षेप कहते हैं। जैसे पूछ लेगा कभी कभी, जो जल में अविलय होते हैं उसे क्या कहते हैं, अपक्षेप कहते हैं। जो अविलय पदार्थ को अपक्षेप कहते हैं, याद कर लीजिएगा। जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कभी कभी पूछ लेगा जिस अभिक्रिया में अपक्षेपण का निर्माण होता है उसे कैसा, यहाँ पे लिखा गया है, जिस अभिक्रिया में अपक्षेपण का निर्माण होता है उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। जो जल में अविलय होते हैं उसे अपक्षेप कहते हैं। ये भी वही क्वेश्चन हुआ दोस्तों, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट ये अभिक्रिया पूरे आप लोग को याद रखना है। ये घुलनशील नहीं होता है। क्या पूछ लेगा क्या घुलनशील नहीं होता, बेरियम सल्फेट जो कि घुलनशील नहीं होता है, ये अपक्षेप अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ऐसा क्यों होता है आप लोग को समझना है। जैसे Ba2+ हो गया तथा SO4 हो गया कि अभिक्रिया में BaSO4 इन बेरियम सल्फेट का अपक्षेप का निर्माण होता है। एक N उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया था पिछला रेलवे ग्रुप डी में। देखिए बेरियम सल्फेट का अपक्षेप का निर्माण होता है, एक N उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है। पूछ ले क्या क्या निर्माण होता है, तो आप लोग को बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया के बीच आयनों का आदान प्रदान, देख रहे हैं आयनों का आदान प्रदान द्विविस्थापन अभिक्रिया को कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। द्विविस्थापन अभिक्रिया में किसका आदान प्रदान होता है, देखिए मैं लिख दिया था, तो आयन का आदान प्रदान होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया में किसका आदान प्रदान होता है, तो आयनों का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग को याद रख लीजिए। नेक्स्ट में चलते हैं, ये ऑक्सीडेशन अभिक्रिया और रिडक्शन अभिक्रिया तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। तो जितना भी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, सब इम्पोर्टेंट ही है। देख रहा हूँ कि यहाँ पे कॉपर चून की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। ये काला पदार्थ क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये पूछ लेता है। किस तरह बताता हूँ आप लोगों को। जैसे कॉपर से ऑक्सीजन मिला, तापन दिया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन जुटा यानी ऑक्सीडेशन हो गया। तब देख रहा हूँ कि ये क्या पूछ लेगा, कॉपर ऑक्साइड पे काली परत चढ़ जाती है। पूछ लेगा कैसी परत चलती है कॉपर पे, तो काली परत चढ़। यदि इसे गर्म पदार्थ से जो कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है। अब पूछ लेगा इस तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बीच में से कि हाइड्रोजन गैस यदि प्रवाहित किया जाता है तो सतह पर कैसी परत चढ़ जाएगी, तो काली परत के भूरे रंग की हो जाती है। इसलिए काली परत कैसी हो जाएगी, भूरे रंग की हो जाती है। उसके बाद क्या हो गया कि विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तो कॉपर प्राप्त होता है। कॉपर पूछेगा कैसे प्राप्त होता है, विपरीत अभिक्रिया हुआ तो कॉपर प्राप्त होगा। कैसे, जैसे कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन किया, ये यहाँ पे बोल रहे थे, हाइड्रोजन किया, उसके बाद हीट दिया इसको, तो कॉपर और क्या हो गया, ये जल प्राप्त हुआ। तो ये रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों अभिक्रिया हुआ। पिछले कैसे अभिक्रिया है ये, तो दोनों अभिक्रिया थी, ये आप लोग को पूरा याद रखना है। उसके बाद देख रहे होंगे क्या है, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ। तथा अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे कहते हैं अपचयन हुआ। यानी आप लोग देख रहे होंगे अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं उसका उपचयन यानी ऑक्सीडेशन। जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी ऑक्सीजन वहाँ से हट गया तो उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। ये इसी कारण इंग्लिश से इसको याद रखिएगा ताकि कंफ्यूज नहीं होगा। उपचयन को ऑक्सीडेशन और अपचयन को रिडक्शन, ये इससे मुझे भी कंफ्यूज होता था तो मैं इंग्लिश से लिख दिया हूँ। तो ये एनसीईआरटी पढ़ने में थोड़ा बोर लगता है दोस्तों, तो आप लोग को बोर नहीं होना है, इसको थोड़ा मेहनत करके पढ़ना है तभी आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। देख रहे होंगे हमको भी बोर लगता तो इसी कारण मैं पेंसिल से लिख लिख के पढ़ा हूँ, तब सिलेक्शन होता है। इसे कुछ हट करना पड़ता है, आलतू फालतू चीज़ें नहीं पढ़ना पड़ता है। नहीं तो बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे बुक हैं जो कि बहुत सारे पढ़ने के लिए रहते हैं, लेकिन आप लोग आलतू फालतू नहीं पढ़ना। इसी कारण मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा आप लोग अच्छे मोटिवेट रहिए, अच्छा किताब पढ़िए, अच्छे से सिलेक्शन लीजिए।
तो फिर नेक्स्ट में चलते हैं कि ऑक्सीकारक क्या हो गया जिसका रिडक्शन हुआ, और अपचायक पदार्थ क्या हो गया कि जिसका भी ऑक्सीडेशन हुआ। उल्टा होता है, याद रखिएगा। ये ऑक्सीकारक वो जो बोले ऑक्सीकारक उपचायक पदार्थ पूछेगा तब, ऑक्सीकारक पदार्थ पूछेगा कि क्या है, अपचायक पदार्थ पूछेगा तब। इसका रिडक्शन हुआ उसका, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उल्टा होता है तब ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ होते हैं। फटाफट देख लीजिएगा दोस्तों कि टाइम बहुत हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसके लिए देखें यहाँ पे जैसे आप लोगों को समझाया गया पूरा अच्छे से, आप समझिएगा इसको तब पता चलेगा। जैसे कॉपर हो गया, फिर हाइड्रोजन हो गया, इसके हीट दिया, फिर कॉपर प्लस जल में ये टूटा, तो ये देख रहे होंगे कि ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि ऑक्सीडेशन ये जाके बना है। तो और ये नीचे से क्या हुआ, ऑक्सीजन में, जैसे आप लोगों को पूरा अच्छा से समझाता हूँ। देखिए ये H2 में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुटा है इसके साथ। देखिए ये H2 में ऑक्सीजन जुटा है, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ से देखिएगा नीचे से जुड़ाया है, ये कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे देख रहे होंगे O का निशान, ये पूरे अच्छे से समझना रहता है, यहाँ पे गलती आप लोगों को हो गई। कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन यहाँ पे जुटा है, यहाँ पे देखिए कॉपर, यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन हटा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ये रिडक्शन यानी अपचयन हो गया। तो आप लोग को देखिए ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन है, ये क्या हो गया, अपचायक पदार्थ हो गया। और ये क्या हो गया, ये कॉपर ऑक्साइड है, ये क्या होगा, ऑक्सीकारक पदार्थ हो गया। इसी कारण ये समझना रहता है, इसी कारण मैं बोला था उल्टा होता है, इसी कारण ये ट्रिक हो गया, मुझे याद करने का ट्रिक लिखे थे। तो आप लोग भी इस तरह लिख लीजिएगा, आप लोग को समझ के अच्छा से वीडियो रोक के। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है दोस्तों। रेडॉक्स अभिक्रिया कुछ उदाहरण, ये रेडॉक्स अभिक्रिया होगा, पूछता है कभी कभी रेडॉक्स अभिक्रिया। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन से जिंक प्लस क्या होगा, कोबाल्ट बन गया, और फिर MnO2 हो गया, फिर 4HCl MnCl2 प्लस 2H2Cl2, ये H हटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया पूछता है, यहीं से डायरेक्ट ऑप्शन उठा के दे देगा। 100% देखिए MI लिखे हैं, पूरा इंपॉर्टेंट लिखे हैं, क्योंकि ये पूछता है। तो चलो आपको समझना है, वीडियो रोक के देख रहे होंगे। कार्बन उपचयित होकर CO तथा ZNO अपचयित होकर Zn बनता है। आप बोलेगा किसका उपचयित हुआ, तो कार्बन का उपचयित होकर पूछा है, किसका उपचयित हो, तो कार्बन का उपचयित होगा। आंसर देखिए लिखा, और CO में ZNO अपचयित होकर पूछा है, किसका उपचयित होगा, ZNO अपचयित होकर बनता है। अभिक्रिया ये वाला हो गया Mn2 वाला। HCl में Cl2 उपचयित हुआ, पूछेगा HCl में क्या होगा, तो Cl2 उपचयित हुआ। उसके बाद पूछेगा कि MnO2, ये अभिक्रिया है, इसका मैं बता रहा हूँ। MnO2 में MnCl2 में अपचयित हुआ। तो ये पूछता है, थोड़ा ये समझने में आप लोग को प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। किसी अभिक्रिया में अपचयन तब होता है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। वही बता रहा है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ या हाइड्रोजन की कमी हुआ तो वो ऑक्सीडेशन हुआ। और ये रिडक्शन क्या हुआ, आप लोग को अच्छे से समझना। ऑक्सीजन का यदि उसमें ह्रास हुआ, हाइड्रोजन का वृद्धि हुआ तो वो रिडक्शन हुआ। तो आप लोग को ये अच्छे से समझ लेना है। संक्षारण हो गया, संक्षारण लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ लालयुक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। पूछेगा कैसे होगा, संक्षारण में क्या होता है, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस अभिक्रिया को लोहे पर जंग लगने कहते हैं, जो कि भूरे रंग का परत चढ़ता है, लोहे पर जंग लगना कहते हैं। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग ध्यान दिए हैं? जब धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित होती है। पूछ ले कभी कभी कि किसके कारण संक्षारित होता है, तो आसपास में अम्ल, आर्द्रता भी जो भी आती है उसके कारण संक्षारित होती है। तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया का संक्षारण का जो कि आर्द्रता को आ जाता है उसके कारण होता है उसका संक्षारण। चांदी के ऊपर काली परत, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये कैसे रहता है, तो यहीं से पूछता है, देख रहे होंगे। चांदी के ऊपर क्या होता है, काली परत, और तांबे के ऊपर पूछता है तो हरी परत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग को याद करना। चढ़ना ही संक्षारण का उदाहरण है। आप लोग को फिर नेक्स्ट बता देता हूँ जल्दी में। जैसे संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे को रेलिंग, जहाज, धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है, तो इसको कैसे कम किया जाता है इसका भी बताएं।
विकृत गंधिता हो गया। बसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ, यहाँ से भी एक क्वेश्चन रहता है। बसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री लंबे समय तक रह जाता है। यहाँ जितना भी दिया गया रिएक्शन सबसे एक क्वेश्चन रहता है। तो अब लंबे समय तक रखा जाता है, उसका स्वाद या गंध कैसी होती है? तो देख रहे हो तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाता था, उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री उपचयन होकर पूछ ले किसके कारण? तो वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो गया। पदार्थ प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री उपचयन की गति धीमी हो जाती है। ऑक्सीडेशन रोकने के लिए क्या हो जाता है? धीमी हो जाती है। चिप्स बनाने वाले पूछता है ना, यहाँ पे देखते हैं चिप्स में पूछ लेगा किस तरह का गैस रहता है, तो यहीं से पूछता है। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस, क्योंकि सक्रिय होकर युक्त कर देता है ताकि उसका चिप्स का रिडक्शन ना हो। ऑक्सीजन जैसे ही रहेगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होकर खराब हो जाएगा। इसी कारण ऑक्सीडेशन हटा के ऑक्सीजन हटा के क्या किया जाता है? नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो आज का पूरा चैप्टर ये ख़त्म हो गया। आप लोग को ये फटाफट आप लोग समझ लीजिएगा। मैं बता देता हूँ जैसे मैं भी बनाया हूँ। इस तरह आप लोग लिख लीजिएगा पेंसिल से। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा था, इसी कारण मैं लिख दिया था। और इसका भी आप लोग लिख लीजिएगा, समझ के देख रहा हूँ। ये हो गया। इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं भी बता देता हूँ, देख रहा हूँ। आप लोग कर लीजिएगा फटाक देकर, बहुत लेट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट में भी मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ में मैं लिख लिया हूँ क्वेश्चन, जितना भी है आप लोग को बना दिया हूँ। आप लोग फटाफट इसको देख लीजिएगा। ये मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप लोग इसको पूरा लिख लीजिएगा। अपने जो भी बुक लिए होंगे एनसीईआरटी बुक में जितना भी स्टूडेंट लिए होंगे सब अपना क्वेश्चन आंसर ये लिख लीजिएगा। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा दोस्तों। थोड़ा बोर लगता है एनसीईआरटी पढ़ने में, आप लोग को घबराना नहीं है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा, ताकि आप लोग वीडियो अच्छे से देखिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। थोड़ा बोर लगेगा ही, तो बोर नहीं होना है। आप लोग को सिलेक्शन लेना है तो मेहनत ही करना पड़ेगा और मेहनत जारी रहेगा। तब पार्ट 1 वीडियो में बनाया था पहले, तो उसको आप नहीं देखोगे, देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 था। तो इसका चैप्टर रासायनिक वीडियो पूरा ख़त्म हो गया। तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊँगा। आप लोग को कमेंट कीजिएगा क्या मैं पढ़ाऊँ। तो जो भी चैप्टर बोलिएगा मैं उसी चैप्टर को पढ़ाऊँगा। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कहीं भी गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा। और आप लोग को कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।